नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। मैं हूं प्रीति सिंह और मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम आपके लिए आतारांकित प्रश्नों को चुनकर लाते हैं जो जनहित से, लोक महत्व से जुड़े हुए होते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के 249वें सत्र के दौरान 3,973 आतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं। आतारांकित प्रश्न मतलब वो प्रश्न जिनका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री या कहे सरकार की तरफ से लिखित रूप में सदन में दिया जाता है, ना कि मौखिक रूप में दिया जाता है। और इन्हीं आतारांकित सवालों में से चुनकर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सवाल आज के अंक के लिए भी। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न जो है अरविंद जी, वो है ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ, जो कि सत्यनारायण जटिया जी का सवाल है। इसका जवाब क्या है मंत्रालय की तरफ से? हाँ प्रीति, ये बात सही है कि जो ग्रामीण विकास है उसका मूल्य दायित्व तो राज्य सरकारों पर है। लेकिन अगर आज आप पिछले करीब एक दशक से ज़्यादा समय की अगर ग्रामीण विकास की योजनाओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रामीण विकास के पूरे ढांचे और ढर्रे को बदलने वाली जो योजनाएं हैं वो संयोग से भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय वही चला रहा है, जिसमें से मनरेगा की योजना जो कि ग्रामीण भारत को बदलने में जिसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो काफ़ी अहम है। और उसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि काफ़ी, जिसको कहिए कि प्रेरक हैं, जिसको अलग अलग तरीक़ों से। तो उसमें कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ये मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसके लिए जो कई तरह के जो विज़न है, इनका मिशन है, उसके तहत एक तरह से बहुआयामी भूमिका में है। और क्या कर रहा है ये अगर देखेंगे तो रोजगार सृजन, आजीविका के मौक़ों को बढ़ाना, उसके अलावा जो स्वरोजगार को बढ़ाना, और जो ग्रामीण युवा हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट, और इसके अलावा सोशल जो माने सामाजिक क्षेत्र की सहायता की जो योजनाएं हैं, कई पेंशन की योजनाएं, ये सारी योजनाएं जो है ये है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारा काम है। और इन सारी चीज़ों को लेते हुए अगर योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो मनरेगा है जैसे, उसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहते हैं वो है, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना सड़क ग्रामीण है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सारी योजनाएं जो है ये न केवल चलाई जा रही हैं बल्कि इसकी पूरी एक निगरानी के लिए एक तंत्र बना हुआ जो सेक्रेटरी है ग्रामीण विकास के, वो लगातार निगरानी करते हैं। उनका एक उच्च अधिकार समिति बनी हुई है। और इसमें प्रीति एक बड़ा महत्वपूर्ण है जो कि ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंकड़े दिए हैं कुछ, कि 2019-20 में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उसी तरीके से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसके लिए 19,000 करोड़ का आवंटन है। सड़क योजना के लिए जो है वो 19,000 करोड़ का आवंटन है। और आजीविका के लिए भी समेत जो है जो बाकी और स्कीमें हैं उनके लिए भी ठीक ठाक आवंटन है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो पूरा ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने में काफ़ी हद तक मदद मिल रही है। एक अलग दूसरा सवाल है जो कि नारायण लाल पंचारिया जी का है, वो भी है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये इसका कार्यान्वयन क्या सरकार कर रही है, और अगर कर रही है तो उसका क्या है इसका जवाब जो है। जी अरविंद जी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का कार्यान्वयन को लेकर नारायण लाल पंचारिया का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरंभ करने का विचार रखती है, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, इसके जो लक्ष्य हैं उनका ब्यौरा क्या है, और हाल के बजट में इस प्रायोजन के लिए कोई वित्तीय आवंटन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है। तो जैसे आपने भी अरविंद जी हमें बताया है कि गाँव के विकास के लिए लगातार अब केंद्र सरकार तत्पर है और कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण है उन्हें एक तरह से स्वावलंबी बनाया जाए और उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, गांव की पूरी दशा को बदला जाए। तो इसके लिए ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक तरह से ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने की बात हो, या फिर गाँव ग्रामीण किसान या फिर कहें गरीबों की सहायता, ये सब कुछ इसमें एक तरह से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है। यह योजना आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण द्वारा समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए
पंचायतों की क्षमताओं को मजबूत करने की परिकल्पना करती है। साथ ही इसका उद्देश्य पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाना है और पंचायतों में आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए अंतरालों को भरने से संबंधित हस्तक्षेपों के लिए एक तरह से सहायता प्रदान करना है। बाद में उन्होंने जो बताया है कि ये योजना 2018-19 से 4 साल के लिए क्रियान्वित की जा रही है, यानी 2018-19 से 2021-22 तक के लिए क्रियान्वित की जा रही है और इसके लिए 7,255 करोड़ 50 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ ये 4 साल के लिए क्रियान्वित की जा रही है। हिस्सेदारी बताई है उन्होंने कि केंद्र और राज्य की किस तरह से हिस्सेदारी है इस अभियान के तहत। इसमें बताया है कि इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 4,500 करोड़ रुपए है और राज्य की हिस्सेदारी 2,755 करोड़ 50 लाख रुपए है। क्या ये भी बताया उन्होंने कि जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है इस योजना के तहत, उसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60 और 40 का अनुपात है, यानी जो केंद्र देगा वो 60% खर्च करेगा, जो राज्य करेगा वो 40%। ये अनुपात है और जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी पर्वतीय राज्य है वहाँ 90% केंद्र की तरफ से किया जाएगा, 10% राज्य खर्च करेगा। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें केंद्रीय हिस्सेदारी पूरी होगी, 100% होगी। और ये भी बताया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इसका बजट का आवंटन किया गया है 771.25 करोड़ रुपए, यानी 771 करोड़ 25 लाख रुपए चालू वित्त वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन हुआ है। ये जवाब है सरकार की तरफ से। अब आगे हम बढ़ते हैं अरविंद जी, ये सवाल अब अगला है एफसीआई को खरीद, भंडारण और वितरण के लिए भुगतान को लेकर के रागेश जी का सवाल। ये बताइए कैसे है ये जो सवाल है, अगर आप इसका परिधि देखेंगे प्रीति, तो मतलब किसान के पास से खरीद करने को से लेकर के और दोबारा जो कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, मतलब एक बड़ा लंबा कामकाज की पूरी प्रक्रिया है। और इसमें एफसीआई जब खरीद करती है तो आपने देखा होगा कि मंडियों में, तमाम तरह की मंडियों में जो खरीद फरोख्त होती है उसमें कुछ जगह राज्य सरकारें इन्वॉल्व हैं, मंडी राज्यों के तहत आती है, कुछ जगह कोऑपरेटिव बॉडीज़ जो है खरीदती हैं। तो इस तरह से पूरी खरीद वितरण की जो प्रक्रिया है, इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे राव साहब दादा राव, इनका जवाब जो है वो आया है कि जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है वो चाहे अनाज की खरीद हो, भंडारण हो या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑपरेशन है पूरा, उसकी पूरी लागत को वही वहन करता है। और कुछ बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं इसमें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सब्सिडी के रूप में 1,40,98 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और इस अमाउंट में 70,000 करोड़ रुपए का जो है राष्ट्रीय लघु बचत निधि है, उससे ऋण लिया हुआ है। फिर 2018-19 के बाद 19-20 में एफसीआई को फूड सब्सिडी के बजट के तौर पर 1,51,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। और ये जो जवाब जो आगे बताया है कि भाई जो कार्यशील पूंजी की इनकी ज़रूरत है और उसका वित्त पोषण मतलब ऋण और इक्विटी के माध्यम से किया जाता है और लगातार सरकार यही कर रही है। तो क्योंकि अगर आपने देखा होगा प्रीति, इस बीच में फूड सब्सिडी वगैरह बढ़ी है और उस हिसाब से अलग अलग कई तरीके के खर्चे भी बढ़े हैं। तो ये सारा है इसका सवाल। अब एक और सवाल जो खेती किसानी से लेकर के ये प्रीति, कि जो जंगली जानवर है बहुत सारे इलाकों में वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभाकर रेड्डी जी का जो सवाल है उसका क्या जवाब है? क्या सरकार की ओर से कुछ मदद वगैरह भी दी जा रही है? इसमें क्या क्या लगता है आपको? जी अरविंद जी, ये सवाल है जंगली जानवर द्वारा फसलों को नुकसान, जो कि प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी का सवाल है। उन्होंने कहा है कि जो 3 साल हैं विगत, उनके दौरान जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल को हुए नुकसान का आकलन किया गया है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और किसानों को मुआवजा, क्या सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा प्रदान करती है और क्या उपाय किए जा रहे हैं उपचार के तौर पर ताकि फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके, इसके लिए क्या उपाय हैं? कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ऐसा कोई आकलन नहीं करवाया गया इसके द्वारा जो हम 3 वर्षों का एग्जैक्ट ब्यौरा दिया जा सके कि किसानों की फसलों को कुल कितना नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में वन्य जीवों और उनके आवास प्रबंधन के लिए समेकित वन्य जीव आवास विकास की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट
एलिफेंट के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता केंद्र की तरफ से प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त कार्यकलापों में बहुत सी बातें हैं, जैसे वास्तविक बैरियर जैसे कटीली तार या फिर अन्य व्यवस्था सहित सौर चालित इलेक्ट्रिक फेंस और बाउंड्री वॉल का उपयोग करना, साथ ही बायो फेंसिंग का निर्माण लगाना भी शामिल है, जिससे जंगली जानवरों को फसलों वाले खेतों में घुसने से रोका जा सके। ये किया जा रहा है। और भी बहुत से उपाय उन्होंने बताए हैं कि फसलों के नुकसान और तबाही के लिए जिम्मेदार जंगली जानवरों की आबादी नियंत्रित करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। जंगली जानवरों और उनके आवास के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास को कवर करने वाले राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्यों, संरक्षण रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क भी बनाया गया है। इसके अलावा जो संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्रों से गुजरने वाले रेल ट्रैक हैं, सड़क हैं, राजमार्ग हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, इस जैसी लीनियर अवसंरचना के लिए वन्यजीव संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने सिफारिश भी की है कि सभी लीनियर अवसंरचना विकास एजेंसियों, भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा निर्देश वन्यजीव पर लीनियर अवसंरचना के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपायों के आधार पर जो वन्यजीव पैसेज योजना भी प्रस्तुत की जाएगी। और भी सुझाव है। साथ ही जो बड़ा कदम है वो ये है कि रबी 2018-19 से, यानी जो रबी फसल 2018-19 से शुरू होकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देशों में अब राज्यों को ठोस और स्पष्ट जोखिम की आशंका होने पर जंगली पशुओं के हमले के कारण फसल नुकसान के लिए एड ऑन कवरेज प्रदान करने पर विचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी राज्य विचार करे कि हाँ, जंगली पशुओं के हमले से फसल को नुकसान हुआ है, अगर राज्य मानती है ऐसा है और इसका आकलन किया जाता है तो फिर इसमें एड ऑन कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। तो ये जवाब है मंत्रालय की तरफ से। आगे बढ़ते हैं अरविंद जी। ये है रेलवे को एलएचबी डिब्बों से सुसज्जित किया जाना। राकेश सिन्हा जी का ये सवाल है, इसका जवाब क्या है? हाँ बिल्कुल, ये जो जवाब, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है प्रीति, क्योंकि अभी हमारे जो परंपरागत जो डिब्बे हैं वो काफ़ी वज़नदार डिब्बे हैं और वो अलग अलग तरीके के हैं, तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है। ये जर्मन टेक्नोलॉजी वाले डिब्बे हैं जो है, इनको हम बोलते हैं जो है लिंके हाफमैन बुश एलएचबी कोचेज बोलते हैं। तो अब ये इस समय 411 जोड़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें जो हमारी बहुत प्रेस्टिजियस हैं, शताब्दी और मतलब जो राजधानी है ये इसी से लैस हैं और बाकी भी हैं। तो अब ये 2018-19 से व्यवस्था की गई है कि अब जो भारतीय रेल की जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहाँ कोच बनते हैं वहाँ केवल एलएचबी सवारी डिब्बे ही बनेंगे, ताकि धीरे धीरे एक चरणवार तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा रेल सिस्टम है तो आप अचानक तो पूरा नहीं चेंज कर सकते, तो चरणबद्ध तरीके से ये किया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होने जा रहा है कि आने वाले समय में लाइट वेट कोचेज हैं, स्पीड बढ़ाएंगे। उसके अलावा दुर्घटनाओं वगैरह में भी ये काफ़ी फुल प्रूफ होते हैं, इनका जो रिजल्ट आया है। तो ये सारी बातें हैं पीटी। तो कुल मिला के हमें लगता है कि शायद ये हम प्रश्नकाल का हमारा समय ये समाप्त हो गया है। हाँ अरविंद जी, तो अभी हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश की है इस अंक में, लेकिन बहुत ही जल्द हम अगले अंक में तमाम और अतारांकित प्रश्न आपके लिए चुन कर लेकर आएंगे और उन सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।